हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हमारे साथ। इस वीडियो में हम इतिहास के हिस्ट्री के 60 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। यदि आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एसएससी, सीजीएल, यूजीसी नेट, यूपीएससी सिविल सर्विसेज या फिर आप किसी भी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात कर लो या फिर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम में यदि बैठना चाहते हैं तो आप इन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और मैंने यूजीसी नेट हिस्ट्री को 3 बार क्लियर किया है और हिस्ट्री और करंट अफेयर्स की हम स्टडी कराते हैं। 4 साल का लगातार टीचिंग का एक्सपीरियंस है। यूपीएससी सिविल सर्विस के और यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स को मैं मेंटर कर रहा हूं। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाइए, सर्च करिए देवेंद्र सर, वहां पर आपको इसके सारे के सारे पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन होता है उसको भी दबा लीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो समय बहुत प्रीशियस है, लेट्स स्टार्ट। सिकंदर के भारत अभियान के समय उसके साथ कई लेखक भी आए थे। निम्नलिखित में से सिकंदर का समकालीन कौन नहीं है? एस्ट्रोबुल्स, नियाकर्स, यूनिस या फिर इनमें से कोई नहीं। सिकंदर जो है मैसिडोनिया का शासक था। 356 बीसी में इसका जन्म होता है और 20 साल की एज में ही ये काफ़ी ज़्यादा एरिया जीत लेता है, जिसमें ईरान, अफ़गानिस्तान तक ये पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद ये हिंदू कुश पर्वत को पार करके 326 बीसी में भारत पर आक्रमण करता है। उस समय भारत पर शासक होता है पोरस। पोरस के साथ इसका युद्ध होता है। उस युद्ध को इतिहास में हडिस्पीज के नाम से जाना जाता है। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं कि हडिस्पीज का युद्ध जो है वो कौन सी नदी के किनारे पर लड़ा गया था? ठीक है, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि सिकंदर के भारत अभियान के समय उसके साथ कई लेखक भी आए थे। इनमें से हमने देखना कौन उसका समकालीन नहीं था। ठीक है, एस्ट्रोबुल्स भी उसका समकालीन था, नियाकर्स भी था और यूनेसिस भी था। ठीक है, ये तीनों के तीनों उसके समकालीन थे। तो यहाँ पर उसका कौन समकालीन नहीं था? इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। रायतरंगिणी में 7826 श्लोक हैं जो तरंगों में संगठित हैं। तरंगों की संख्या क्या है? 4, 10, 12 या फिर 8? वीडियो को पॉज कर लीजिए, सोचिए क्या आंसर होना चाहिए। देखिए, रायतरंगिणी में 7826 श्लोक हैं। ठीक है, एक तो आप इसको याद रखिएगा क्योंकि ऐसे कई बार क्वेश्चंस नीचे ऑप्शंस में भी दे दिए जाते हैं। तो रायतरंगिणी एक ऐसा ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था और कलहण ने लिखा था इसको। ठीक है, याद रखिएगा, कलहण की ये रचना है। और ये कब लिखा गया था? ये लिखा गया 1148 एडी में, एडी से शुरू होकर 1150 एडी के बीच में ये ग्रंथ लिखा गया था। इसमें टोटल जो इसके श्लोक हैं जो तरंगों में संगठित हैं उनकी संख्या है ऑप्शन डी 8। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित लेखकों में से किस प्रसिद्ध स्मृति ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका नहीं लिखी गई थी? ठीक है, जब भी देखना है नहीं को जरूर अंडरलाइन करना है। विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपाक या फिर जीव मूतवाहन? यहाँ पर देखना है कि निम्नलिखित किस में से प्रसिद्ध स्मृति ग्रंथ है याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका नहीं लिखा था? देखिए, विश्वरूप ने भी लिखा था, विज्ञानेश्वर ने भी लिखा था और अपार्क ने भी उस पर टीका टिप्पणी लिखी थी। और जीवमित वाहन जो थे इन्होंने इसके ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं लिखी थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। और भारतीय संस्कृत के ये प्रसिद्ध कवि रहे हैं और 12 एडी के बीच में ये रहे हैं। इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक थी दया भाग, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, ये भी नोट रखिएगा। दया भाग के राइटर कौन है? जीमूत वाहन। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चीनी यात्रियों के भारत भ्रमण की श्रृंखला में सुंग यून का उल्लेख प्राप्त होता है। वह बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत आया था। उसके भारत आने का समय क्या था? ऑप्शन हैं 518 ईस्वी, 629 ईस्वी, 642 ईस्वी या फिर 817 ईस्वी। देखिए, भारत की यात्रा के तहत ये जो शुंग यान चीनी यात्री था भारत आता है, ये आता है 518 ईस्वी में। ठीक है, लगभग 520 एडी कई जगह पर आपको लिखा मिलेगा, तो वो भी बिल्कुल सही है। तो इसने चित्तौड़ के जो स्तूप है वहाँ की यात्रा की थी। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन है, यहाँ ऑप्शन ए। कश्मीर का अकबर कहे जाने वाले शासक जैनुल आबादीन ने कलहण की रायतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया था। फारसी में यह किस नाम से प्रसिद्ध है? सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि यहाँ पर कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है जैनुल आबादीन
कई बार यह भी क्वेश्चन बन जाता है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जैनुल अबदीन को। और इन्होंने कल्हण के द्वारा जो लिखी गई राजतरंगिणी थी उसका फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। कई बार भाषा ही दे दी जाती है तो उसमें भी क्वेश्चन बन जाता है, तो याद रखिए फारसी में उसका अनुवाद करवाया गया था। तो उसका किस नाम से यहाँ पर प्रश्न में हमें पूछा गया है कि किस नाम से उसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, देखिए मंजुल बहरीन, दास्तान कश्मीर, बहरूल असमार या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए, सोचिए क्या आंसर होना चाहिए। जो शीर्षक था वो था बहरूल असमार। राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, बहरूल असमार। इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअली क्या है कि बहरूल असमार का मतलब होता है कहानियों का समुद्र, कहानियों का समुद्र। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी। बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित ग्रंथों में से किस में गुप्तकालीन प्रशासन और नीतियों का उल्लेख आपको प्राप्त होता है? स्मृति चंद्रिका, पराशर माधव, कमंद की नीति शास्त्र या फिर नीति शक्कम। देखिए गुप्तकालीन प्रशासन और नीतियों का जो उल्लेख है वो मिलता है कमंद की नीति शास्त्र में। ठीक है, राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी। तो कमंद की नीति शास्त्र के लेखक कौन है? कमंद की। ठीक है, ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र के ऊपर ही बेस्ड है, याद रखिएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के ऊपर ही बेस्ड है ये वाला नीति शास्त्र। इसमें कौटिल्य की प्रशंसा भी की गई है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रंथ है जिसके आधार पर मैथ्यू आर्नल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक ग्रंथ का प्रणयन किया था? देखिए यहाँ पर फिर से मैं, जब भी क्वेश्चन आता है ना तो थोड़ा सा क्वेश्चंस को भी समझिए। एक तो ये राइटर हैं मैथ्यू आर्नल्ड, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था लाइट ऑफ एशिया, कई बार ये ग्रंथ भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और इन्होंने इसका जो ग्रंथ है वो किसके आधार पर लिखा था? अंगुत्तर निकाय पर, महापरिनिर्वाण सूत्र या फिर ललित विस्तार या फिर बुद्ध चरित्र पर। देखिए जो मैथ्यू आर्नल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक ग्रंथ लिखा था वो लिखा था ललित विस्तार पर। ठीक है, राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी। ये ललित विस्तार ग्रंथ कौन सा है? ये है महात्मा बुद्ध के ऊपर लिखा गया। ये महात्मा बुद्ध की एक महायान शाखा है, महायान शाखा, उसके ऊपर लिखा गया ललित विस्तार ग्रंथ है। ठीक है, और एक बात यह भी याद रखिए, इसमें महात्मा बुद्ध जी की जितनी भी लीलाएं हैं उन्होंने की हैं उसके ऊपर डिटेल में इसके ऊपर लिखा गया है। ठीक है, और एक कहानी अक्सर बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि महात्मा बुद्ध जी से 1 से लेकर 421 तक अंकों को गिनती करने के लिए उनको कहा गया था, उसका वर्णन भी आपको ललित विस्तार में ही मिलेगा। ठीक है, ह्योन-सांग के विवरणों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? कन्याबुज, नालंदा, प्रयाग या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ह्योन-सांग एक चीनी यात्री था, ये हर्षवर्धन के समय पर भारत आता है। ठीक है, भारत में 15 साल रहने के बाद ये वापस चाइना चला जाता है और ये अपना एक ग्रंथ लिखता है जिसका नाम है CU की। याद रखिएगा CU की नामक ग्रंथ की रचना कौन करते हैं? ह्योन-सांग जी। और ह्योन-सांग इस ग्रंथ में विवरण देते हैं। ठीक है, किनका देते हैं? कन्याबुज का, नालंदा का और प्रयाग का। प्रयाग जो आजकल का इलाहाबाद है। ठीक है, और यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि किसका विवरण इसमें नहीं मिलता है, तो जो नहीं मिलता है तो मिलता तो सबका है, नालंदा का भी प्रयाग का भी। तो राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। ठीक है, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जैनिज्म से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर जी की शिक्षाओं का संग्रह है? ठीक है, जैसे मैंने पीछे ही आपको बताया कि महात्मा बुद्ध जी की जो लीलाएं हैं उनका संग्रह मिलता है आपको ललित विस्तार में। यहाँ पर ऑप्शंस हैं नया धम्म कहा, प्रजा पारमिता या फिर कुवल्यमाला या फिर परिशिष्ट प्रबंध। किस में महावीर स्वामी की जो शिक्षाओं का आपको संग्रह मिलेगा? ये मिलेगा आपको ऑप्शन ए नया धम्म कहा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यह विवरण प्राप्त होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने कई यज्ञ किए थे? ऑप्शंस हैं पाणिनि के व्याकरण में, यास्क के निरुक्त में, हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन में या फिर पतंजलि के महाभाष्य में। जो पुष्यमित्र शुंग के यज्ञों का विवरण आपको मिलेगा ऑप्शन डी पतंजलि के महाभाष्य में। एक तो आप यह भी याद रखिए कि पाणिनि ने व्याकरण की रचना की थी, यास्क ने निरुक्त की थी और हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्वन की थी और पतंजलि के द्वारा लिखा गया ग्रंथ जो है वह है महाभाष्य। कई बार इसको भी मिलान के लिए पूछ लिया जाता है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी। वाक्पति राज प्रणीत गौडवाहो एक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ है। इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक की विषय वस्तु क्या है? देखिए जो वाक्पति राज थे इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था गौंडवाहो, याद रखिए ये भी पूछ लिया जाता है। गौंडवाहो के रचनाकार कौन है? वाक्पति राज। ठीक है, ये कौन सी भाषा में लिखा गया था? ये प्राकृतिक भाषा में लिखा गया था, ये काव्य ग्रंथ है
और इसके प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक का विषय वस्तु क्या है, हमने यहाँ पर विषय वस्तु देखना है। देखिए ऑप्शंस हैं कैनोज का यशोवर्धन की वेजाओं का वर्णन, मालवा का समग्र इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो वागपति राज के द्वारा जो गौड़वाहो ग्रंथ लिखा गया था उसमें विवरण आपको मिलेगा और नरेश यशोवर्धन की विजयों का वर्णन। ठीक है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। बहुत अच्छा प्रश्न है। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने प्रसिद्ध महाभारत ग्रंथ का प्रणयन किया था। सामान्यतः वह स्थल कौन सा माना जाता है जहां बैठकर व्यास जी ने इस ग्रंथ का प्रणयन किया था? देखिए उन्होंने कहाँ पर बैठकर लिखा था। ठीक है, हिमालय में, उत्तराखंड में, बद्रिका आश्रम में, या फिर कांची में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। देखिए यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड के बद्रिका आश्रम में। ये माना जाता है कि उन्होंने वहाँ पर बैठ के महाभारत की रचना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैन गेंदार के कलतुंग परणी नामक ग्रंथ की रचना की थी। किस प्रसिद्ध शासक की गतिविधियों का वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है? कुलतुंग प्रथम का, कुलतुंग द्वितीय का, राजराज, या फिर राजेंद्र प्रथम? वीडियो को पॉज करके आंसर सोचिए, क्या आंसर होना चाहिए इस प्रश्न का। देखिए जैन योगेंद्र ने कलतुंग पारणी नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये भी आप पहले तो ये समझिए कि इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, और इनकी गतिविधियों का वर्णन आपको मिलेगा कुलतुंग प्रथम के द्वारा लिखा गया। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है। कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, ईशान वर्मा, या फिर होविष्क। इनमें देखना कि कौन कौन से इन्होंने अभिलेख से संबंधित है। ये ऑप्शंस को आप मिलाते जाइए, मेरे साथ मिलाइए। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, तो ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूजीसी नेट में और यूपीएससी में क्वेश्चंस अक्सर पूछे ही जाते हैं। इस बार तो एसएससी सीजीएल में भी आने की संभावना है ऐसे प्रश्न। ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो आसानी से हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस में मिलाते हैं। ए को कुमारगुप्त का वर्णन आपको मिलेगा मंदसौर अभिलेख, स्कंदगुप्त जूनागढ़ अभिलेख, और ईशान वर्मा ये हरहरा अभिलेख या हुविष्क जो है ये मथुरा अभिलेख। सारे के सारे बिल्कुल सीधे मिला रखे हैं। राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। ठीक है, अभिलेखों से प्राचीन भारतीय इतिहास के विविध पक्ष प्रकाशित होते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से हमें कनिष्क के बारे में ये जानकारी प्राप्त होती है? ठीक है, मधुबन अभिलेख, मणिक्याला अभिलेख, मथुरा अभिलेख, या फिर पुरुष अभिलेख? देखिए राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी, मणिक्याला अभिलेख। अब ये कौन सा अभिलेख है? ठीक है, देखिए पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक जगह पड़ती है मणिक्याला, वहाँ पर ये अभिलेख आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, इस अभिलेख में महात्मा बुद्ध के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि महात्मा बुद्ध ने अपने पहले जन्म में, पूर्व जन्म में अपना जो शरीर है यहाँ पर त्याग दिया था। किस कारण त्यागा था? कहते हैं कि 7 बच्चे थे बाघ के, बाघ जो होता है ना, बाघ के 7 बच्चे थे, छोटे छोटे, भूखे थे। उनका पेट भरने के लिए महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया था, और ताकि उनके जो छोटे बच्चे हैं उनका मांस खा सकें। ठीक है, तो ये मणिक्याला अभिलेख की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये याद रखना है आपने। तो ये आपको मिलेगा पाकिस्तान में, इसमें आपको मिलेगा कनिष्क के बारे में पूरा विवरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख को संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे आप एसएससी, सीजीएल, स्टेट पीसीएस, क्लैट, हर एग्जाम में आपको ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शंस हैं रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, सोहगौरा का अभिलेख, बौजकोई का अभिलेख, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए 2020 के यूजीसी नेट में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से देखना है कि संस्कृत भाषा में कौन सा अभिलेख लिखा गया था। ये लिखा गया था ऑप्शन ए, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। ये आपको जूनागढ़ में मिलेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किन ताम्रपत्रों में भूमिदान का उल्लेख प्राप्त होता है? भूमिदान का उल्लेख कौन से ताम्रपत्रों से प्राप्त होता है? बांसखेड़ा और मधुबन से, हस्तिन और सक्सोम से, पुंडर का ताम्रपत्र से, इंदौर ताम्रपत्र से। कहाँ से भूमिदान के बारे में हमें पता चलता है? तो ये पता चलता है हमें ऑप्शन बी, हस्तिन और सक्सोम से। ठीक है, ये जो ताम्रपत्र है यहाँ से पता चलता है कि भूमि का अनुदान पहले किया जाता था। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। किस शासक को कांची कैलाश मंदिर और मामल्लपुरम मंदिर के निर्माण का श्रेय जाता है? ऑप्शंस हैं नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन द्वितीय, या फिर महेंद्र पाल प्रथम। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, सोचिए कि इसका श्रेय किसको जाता है। देखिए नरसिंह वर्मन द्वितीय जो थे, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, नरसिंह वर्मन द्वितीय अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों के ये शासक होते हैं। ठीक है, ये पल्लव शासक थे, ये भी याद रखिए। और
इन्होंने कैलाश मंदिर, मामल्लपुरम मंदिर का निर्माण ये करवाते हैं। ठीक है, इस मंदिर के निर्माण में एक द्राविड़ शैली, याद रखना कई बार पूछ लिया जाता है, द्राविड़ शैली का इस्तेमाल करते हैं वो, और यहाँ से द्राविड़ शैली की शुरुआत हो जाती है। कई बार ये भी स्टेटमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से मंदिर से द्राविड़ शैली की शुरुआत होती है। ये होती है कैलाश मंदिर, मामल्लपुरम मंदिर से, और ये कौन करते हैं, नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। चोल स्वयं को सूर्यवंशी मानते थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने एक दूत मंडल चीन भेजा। चालुक्य कुलतुंग मातृपक्ष से चोलों से संबंधित था, और नंदी वर्मन तृतीय ने भारतीय संस्कृत के प्रसार में अनिच्छा प्रदर्शित की थी। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, सोचिए क्या आंसर होना चाहिए इसका। क्या चोल स्वयं को सूर्यवंशी मानते थे? यस, दिस इज करेक्ट। चोल जो थे वो सूर्यवंशी मानते। यहाँ पर हमने जो असत्य कथन है, जो गलत है, वो देखना है। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने एक दूत मंडल चीन में भेजा था, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये भी। और चालुक्य कुलतुंग मातृपक्ष से चोलों से संबंधित था। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और नंदी वर्मन तृतीय ने भारतीय संस्कृत के प्रसार में अनिश्चितता प्रदर्शित की थी। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि नंदी वर्मन तृतीय जो था उन्होंने संस्कृत का प्रसार बहुत ज़्यादा किया था। आप देखना उसके समय काल में जाके पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि संस्कृत के प्रसार में उन्होंने बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई थी। ठीक है, यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलहण प्रणीत राजतरंगिणी कश्मीर के संदर्भ में विश्व कोश मानी जाती है, किस शासक के शासनकाल में लिखी गई थी? देखिए, राजतरंगिणी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कलहण ने लिखी थी, तो कश्मीर के संदर्भ में लिखा गया ये इतिहास है। उस समय कौन शासक था जब ये लिखा गया था? ये लिखा गया था 1148 एडी से 1150 एडी के बीच में। ठीक है, और कलहण ने इसकी रचना की थी। उस समय जो राजा था कश्मीर का वो था राजा जय सिंह। ठीक है, और कहते हैं कि कलहण की जो राजतरंगिणी है इसको 2 पार्ट्स में लिखा गया था। जो दूसरा पार्ट है वो जय सिंह ने इसको आगे पूरा किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित का सही सुमेलित करना है हमने। ऑप्शन हैं दराशरा काव्य, सुकृत संकीर्तन, चतुर्विशित प्रबंध चिंतामणि। इनके राइटर्स कौन कौन से हैं? तो आप मेरे साथ ही इसको मिलाते जाइए ताकि आपको भी याद हो जाए। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कई बार गलत भी हो जाता है। तो दयाश्रय काव्य की रचना की थी हेमचंद्र ने। ठीक है, और सुकृत संकीर्तन की रचना की थी आर्य सिंह ने। और चतुर्विशित प्रबंध जो लिखा था ये लिखा था राजशेखर ने। और प्रबंध चिंतामणि की रचना किसने की थी? मेरुतुंग ने। ठीक है, राइट ऑप्शन बनेगा ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन तमिल ग्रंथ नहीं है? ठीक है, तो याद रखिए ये सारे के सारे तमिल ग्रंथ नहीं हैं। इनमें से एक ऐसा ग्रंथ है जो तमिल से संबंधित नहीं है। ठीक है, नंदिकालंब, कलितुंग परिणीत और चौलवंश चरितम या फिर अयुक्त मालाध्य, इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है वो तमिल भाषा में नहीं लिखा गया? तो नंदिकालंब जो है ये तमिल भाषा का ग्रंथ है, ये तमिल में लिखा गया था। और कलितुंग परिणी ये भी तमिल ग्रंथ है, बिल्कुल। और चौलवंश का चरितम ये ग्रंथ भी तमिल भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो अयुक्त मालाध्य ये ग्रंथ जो है ये तमिल भाषा में नहीं लिखा गया था, ये तेलुगु भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। और इसकी रचना किसने की थी? ये इसकी रचना की थी विजयनगर राजवंश का एक शासक था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय, इन्होंने इसकी रचना की थी। ठीक है, और ये इसका मतलब क्या होता है? अयुक्त मालाध्य का मतलब होता है माला पहनने वाला। ठीक है, राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। राजशेखर के निम्नलिखित ग्रंथों में से किस में भारत की भौगोलिक स्थिति का विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त होता है? ऑप्शन हैं काव्य मीमांसा, ऑप्शन बी है कपूर मंजरी, ऑप्शन सी क्या दोनों में होता है, काव्य मीमांसा और कपूर मंजरी में, या फिर इनमें से किसी में भी भौगोलिक स्थिति का वर्णन आपको नहीं मिलता है? ठीक है, सबसे पहले तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? राजशेखर। राजशेखर ने काव्य मीमांसा की रचना की थी। ठीक है, और इसमें ही भारत के भौगोलिक स्थिति का वर्णन आपको मिलता है। यहाँ पर केवल ऑप्शन ए सही है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। निम्नलिखित यूनानी लेखकों में से कौन सिकंदर के साथ आया था? वह सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल भी था। ठीक है, एस्ट्रोबुल्स, एनियोसीक्रेट्स, न्याकर्स या फिर स्ट्रैबो।
देखिए जो सिकंदर के साथ जहाजी बेड़े का एडमिरल बन के आया था वो आया था ऑप्शन सी न्याकर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन इंगित कीजिए। यहाँ पर हमने देखना है कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट है। ऑप्शंस हैं अश्व घोष को कनिष्क ने पाटलिपुत्र अभियान के समय प्राप्त किया था, क्या ये गलत है? ऑप्शन बी है बुद्ध चरित्र में 28 सर्ग हैं, अंतिम 14 पर शिकपथ हैं। और ऑप्शन सी है अश्व घोष विभाषा शास्त्र का संयोजक था। या फिर ऑप्शन डी अश्व घोष ने अपने ग्रंथों का प्रणयन पाली भाषा में किया था। अश्व घोष को कनिष्क के पाटलिपुत्र अभियान के समय प्राप्त किया गया था। ये स्टेटमेंट जो है ये असत्य नहीं है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो अश्व घोष था वो कनिष्क का समकालीन था। ठीक है, पाटलिपुत्र अभियान के समय ही उसको प्राप्त किया था उसने। ऑप्शन बी है बुद्ध चरित्र में 28 सर्ग हैं, अंतिम 14 पर शिकपथ हैं, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और अश्व घोष विभाषा शास्त्र का संयोजक था, बिल्कुल सही है। और अश्व घोष ने अपने ग्रंथों का प्रणयन पाली भाषा में किया था। तो अश्व घोष ने ग्रंथ लिखा था बुद्ध चरित्र। ठीक है, ये भी आप याद रखिए। बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है? अश्व घोष। इन्होंने इस ग्रंथ को पाली भाषा में नहीं संस्कृत भाषा में लिखा था, संस्कृत भाषा में लिखा था। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है। अर्थशास्त्र में प्रयुक्त परिमितार्थ और शासनहर शब्दों का आशय निम्नलिखित में से किससे है? ठीक है, संदेश वाहकों से, गुप्तचरों से, क्या राजदूतों से, या फिर न्यायाधीशों से? हमने यहाँ पर बताना है कि ये जो दो शब्द हैं इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका संबंध है ऑप्शन सी राजदूतों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में निष्ठार्थ शब्द का प्रयोग किया है। निम्नलिखित में से यह किसके लिए प्रयुक्त होता है? गुप्तचरों के लिए, न्यायाधीशों के लिए, अमात्याओं के लिए, या फिर संदेश वाहकों के लिए? जो निष्ठार्थ शब्द का प्रयोग कौटिल्य करते हैं अपने अर्थशास्त्र में वो करते हैं ऑप्शन डी संदेश वाहकों के लिए। ठीक है, राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो इनको प्रैक्टिस जरूर करिए, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज की थी और उस पर प्रमाणिक प्रकाश डाला था। इसका जो श्रेय है वो किस इतिहासकार को जाता है? ऑप्शन ए है डॉक्टर जॉली को, ऑप्शन बी है विंटरनित्ज को, या फिर ऑप्शन सी आचार्य श्याम शास्त्री को, या फिर डी आर भंडारकर को। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है तो इसके सारे के सारे जो हमारे पास पूर्णता ये उपलब्ध तो है नहीं, लेकिन इसके बारे में जो प्रामाणिकता मिलती है वो जो आचार्य श्याम शास्त्री जी हैं इन्होंने इसके बारे में खोज की थी और इसकी जो प्रामाणिकता है उसको सिद्ध किया था। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आचार्य श्याम शास्त्री जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने राष्ट्रकूटों के बारे में विवरण दिया है? सुलेमान, अल-मसूदी, मनुची, या फिर टैवेनियर? वीडियो को पॉज करिए, सोचिए क्या होना चाहिए इसका आंसर। क्या सुलेमान है, क्या अल-मसूदी है, क्या मनुची है, या फिर टैवेनियर है? देखिए राष्ट्रकूटों के बारे में जो विदेशी यात्री विवरण देते हैं ये देते हैं अल-मसूदी। ठीक है, ये अरब के रहने वाले थे। ठीक है, भूगोलवेत्ता थे, अरब के बहुत ही इंपॉर्टेंट ये राइटर हैं और इन्होंने राष्ट्रकूटों के बारे में बताया। यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी। कालिदास के निम्न ग्रंथों में से किस ग्रंथ से शुंगों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? शुंग वंश के बारे में कालिदास जी अपने किस ग्रंथ में विवरण देते हैं? कुमार संभव में, ऋतुसंहार में, या फिर विक्रम वर्षियम में, या फिर मालविका अग्निमित्रम में? देखिए जो शुंगों के बारे में वो विवरण देते हैं वो देते हैं ऑप्शन डी मालविका अग्निमित्रम में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, इसके बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पर इस वर्ड को दो हिस्सों में बांट लीजिए, आपको इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा। मालविका और अग्निमित्रम, ये दो लोगों का मिलन होता है इस ग्रंथ में। ये एक प्रेम प्रसंग है, यह भी याद रखिए। कालिदास ने इसकी रचना की थी और इसमें मालदेश की मालविका और विदिशा का जो राजा था अग्निमित्र उसके प्रेम विवाह की इसमें जानकारी आपको मिलेगी। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसको आप तो स्टार मार्क कर लीजिए, याद रखिए ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है। निम्नलिखित में से किस विदेशी अभिलेख में भारतीय वैदिक मंडल के देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य का विवरण आपको प्राप्त होता है? ठीक है, ऑप्शंस हैं पेरिपोलस का बेस्तून अभिलेख, एशिया माइनर के बौजक कोई अभिलेख, या फिर
मितन्नी अभिलेख या फिर ऑप्शन डी, इनमें से किसी में भी आपको विवरण नहीं मिलता है। सोचिए क्या आंसर होना चाहिए इस प्रश्न का। देखिए, जो वैदिक मंडल के देवता हैं मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, इनका विवरण आपको मिलेगा एशिया माइनर के भौजिक कोई अभिलेख में। ठीक है, राइट ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन बी। वेदांत दर्शन, ये दर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदांत दर्शन के काफ़ी राइटर्स हैं। उन पर उल्लिखित ग्रंथ खंडन खाद्य की रचना उबेक ने की थी। याद रखिए, खंडन खाद्य एक ग्रंथ है, उसकी रचना किसने की थी? उबेक ने। ठीक है, और उबेक किस विद्वान का मतलब छंदम नाम है, छोटा नाम है, निकनेम है, किसका है? भाभूति का, कालिदास का, भास का या फिर अश्व घोष का? क्या होना चाहिए आंसर इसका? देखिए, जो उबेक है ये नाम है भाभूति का। ठीक है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। एक शासक जिसे महाभारत में दंतमित्र, बेसनगर में त्रिमित्र, कुमिस कहा जाता है, वह संभवतः कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मेनेंडर है, थ्यूडेमस है या फिर डेमेट्रियस है या फिर कनिष्क है? किसको कहा जाता है? महाभारत में दंतमित्र कहा जाता है उसको, बेसनगर में उसको त्रिमित्र कहा जाता है और दिव्यावदान में उसे कमिस कहा जाता है। वह कौन है? देखिए, महाभारत में दंतमित्र का विवरण आपको मिलेगा, वो मिलेगा डेमेट्रियस के नाम से। ठीक है, राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि दारा प्रथम ने सिंधु घाटी पर अधिकार कर लिया था? पेरिपोलस के बहस्तून अभिलेख द्वारा, बौजुकोई अभिलेख द्वारा, रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख द्वारा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं था। और हमें यहाँ पर बताना है कि दारा प्रथम ने सिंधु घाटी पर अधिकार कर लिया था। यह पता चलता है पेरिपोलस के बहस्तून अभिलेख के द्वारा। ठीक है, सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? यहाँ पर हमने देखना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शंस हैं, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। देखिए, उनको तो घोड़े की जानकारी ही नहीं थी। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ की जानकारी कहाँ होगी, क्योंकि ये तो घोड़े के साथ ही संबंधित है ना, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। गाय उनके लिए पवित्र थी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि वे पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी, ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी। निम्नांकित कथनों पर सैंधव सभ्यताकालीन अर्थव्यवस्था के संबंध में विचार कीजिए और कथनों की सत्यता के लिए दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखते हैं हम कौन कौन सी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट एक कहती है कि अर्थव्यवस्था में कृषि को प्रमुख स्थान प्राप्त था। हम यहाँ पर सैंधव सभ्यताकालीन समय की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड भी करिए ध्यान से। तो अर्थव्यवस्था में कृषि को प्रमुख स्थान प्राप्त था, बिल्कुल बिल्कुल सही कथन है ये। और इस समय अंतर्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों व्यापार प्रचलित था, ये भी सही है, हमने पढ़ा है, क्योंकि यूनान के साथ, ईरान के साथ इनका काफ़ी अच्छा संबंध था। और इस समय संकेतक मुद्रा का प्रचलन था। इस समय माप की इकाई 2 के गुणज थी। ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, माप की इकाई जो थी 2 के गुणज थी। और इस समय संकेतक मुद्रा का प्रचलन था, नहीं, बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। तो केवल 1, 2 और 4 स्टेटमेंट सही है, राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। पुरापाषाण काल में शवाधान की निम्न में से कौन सी पद्धतियाँ प्रचलित थी? ठीक है, यहाँ पर देखना है कौन कौन सी पद्धतियाँ उस समय चलती थी। शवों को गाड़ना होता था, मानव के साथ कुत्तों को भी गाड़ना होता था, क्या ये सही है? स्त्री और पुरुष को एक साथ गाड़ दिया जाता था, क्या ये सही है? शवों को खुले मैदान में ही छोड़ दिया जाता था। शवाधान के बारे में जो पद्धतियाँ प्रचलित थी उनमें आती थी, एक तो शवों को वह गाड़ देते थे, ठीक है, और दूसरा मानव के साथ कुत्तों को भी गाड़ देते थे, ये स्टेटमेंट भी सही है। और स्त्री पुरुष को एक साथ गाड़ते थे, नहीं, ये गलत है। पुरापाषाण काल के समय में स्त्री पुरुष को एक साथ नहीं वो गाड़ते थे, और शवों को खुले मैदान में भी छोड़ देते थे, ये भी स्टेटमेंट सही है, ताकि चील कौवे उसको खा के ख़त्म कर दें। ठीक है, तो 1, 2 और 4 स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, नवपाषाण काल की धार्मिक प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं? मातृ देवी की पूजा, क्या ये होता था? यहाँ पर फिर से अंडरस्टैंड करिए, नवपाषाण काल की बात कर रहे हैं हम। बलि प्रथा होती थी क्या वहाँ पर? और मंदिर का निर्माण हो गया था, देवताओं का पृथक्करण हो गया था, क्या देवताओं को उन्होंने अलग अलग बांट रखा था? जल्दी से सोचिए क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पर। नवपाषाण काल में केवल मातृ देवी की ही पूजा होती थी। ठीक है, बलि प्रथा
का कोई पता चलता नहीं था वहाँ पर, और मंदिर का निर्माण भी नहीं हुआ था, और देवताओं का पृथ्वीकरण भी नहीं हुआ था। केवल स्टेटमेंट एक यहाँ पर सही है। ठीक है, ए स्टेटमेंट है यहाँ पर, ऑप्शन ए में राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए। निम्न में से किन स्थलों से हड़प्पा कालीन बस्तियों के तीनों चरण प्राप्त होते हैं? ठीक है, मोहनजोदड़ो से, रोजड़ी से, देसलपुर से, धौलावीरा, कालीबंगा, सुरकोटड़ा। देखिए मिलते हैं रोजड़ी से, ठीक है, और देसलपुर से और सुरकोटड़ा से। ठीक है, तीन जो ये जगहें हैं यहाँ से हमें तीनों इनके चरण प्राप्त होते हैं। तो राइट ऑप्शन बनेगा 2, 3 और 6। 2, 3 और 6 यहाँ पर है ऑप्शन सी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता की बात कर रहे हैं हम कि लोग निम्न में से किन का उपयोग आभूषण के तौर पर निर्माण में करते थे? ठीक है, सोने का, चांदी का, ताम्र, हाथी दांत, हड्डियाँ, श्वेत धातु, मिश्रित धातु, यहाँ पर किसका वह निर्माण करते थे? ठीक है, पॉज करिए वीडियो को, सोचिए क्या आंसर होना चाहिए। देखिए जो सैंधव सभ्यता के लोग थे वो आभूषण के निर्माण में प्रयोग करते थे। एक तो थे सोने का, चांदी का, ताम्र का, तांबे का भी करते थे, और हाथी दांत का भी प्रयोग करते थे, और हड्डियों के आभूषण भी वो प्रयोग में लाते थे। जो सफ़ेद धातु है इसका प्रयोग नहीं करते थे, मिश्र धातु का प्रयोग भी वो नहीं करते थे। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5 कौन से कूट में है? 1, 2, 3, 4 और 5 राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए कूट में से उत्तर चुनिए। सूची 1 में स्थल हैं, वर्तमान समय में भौगोलिक स्थिति उनकी क्या है ये देखना है। हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, सुरतकांगेडोर, ये कहाँ कहाँ पर स्थित है? जो कालीबंगा है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए, ये राजस्थान में स्थित है। इस कालीबंगा की इम्पोर्टेंस ये है, यहाँ पर काले रंग की चूड़ियाँ पाई गई थी और ये राजस्थान में स्थित है। बी का एक यहाँ पर ढूंढते हैं कहाँ पर है कूट में, बी का एक केवल यहाँ पर है ऑप्शन सी में। ठीक है, इस प्रकार ये बाकी के सारे आप एलिमिनेट करिए, राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी। यहाँ तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको हम ऐसे छोड़कर तो जा नहीं सकते। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो थी ये पश्चिमी पंजाब में पड़ती है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है सिंध पाकिस्तान में। ठीक है, सुतकांगेडोर, मकरान, ये पाकिस्तान का ईरान वाला बॉर्डर वाला एरिया है ना, वहाँ पर सुतकांगेडोर स्थित है। ठीक है, राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। हड़प्पा सभ्यता के संबंधित स्थल हैं और वर्तमान स्थिति है। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी से मिलाइए। ठीक है, मोहनजोदड़ो, ठीक है, मिलाइए कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो जो है ये लरकाना सिंध पाकिस्तान में है। ठीक है, और सुतकांगेडोर मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया, मकरान पाकिस्तान, ईरान के पाकिस्तान की बॉर्डर पर ये पड़ने वाला स्थान है। और लोथल तो गुजरात में है भाई। ठीक है, और बनावली तो राजस्थान में है। ठीक है, यहाँ पर मिलाते हैं ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, ये है ऑप्शन बी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, थोड़ा सा इन डेप्थ पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न कालों को हमने क्रम में लगाना है। ठीक है, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, इनकी क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाते हैं। सबसे पहले तो आएगा पुरापाषाण काल। ठीक है, दो नंबर यहाँ पर देखिए, 2 ऑप्शन कौन सा है सबसे पहले? तो यहाँ बी में और सी में है। ठीक है, तो ए को हम काट देते हैं और 4 को भी, डी को भी काट देते हैं। एलिमिनेशन मेथड को भी यूज़ कीजिए, ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से ये प्रश्नों के आंसर आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, पुरापाषाण काल के बाद आता है मध्यपाषाण काल। ठीक है, नंबर 3, और मध्यपाषाण काल के बाद आता है नवपाषाण काल, और लास्ट में आता है ताम्रपाषाण काल। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि में क्या चीज़ों का प्रयोग होता था? क्या चित्रों और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था? इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, बाएं से दाएं लिखी जाती थी। देखिए सबसे पहले आपको यही स्टेटमेंट पता होनी चाहिए कि इसे अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका। ठीक है, जो सेकंड स्टेटमेंट है ये सही है बिल्कुल। अगर इसे पढ़ा ही नहीं जा सका है तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी? तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है, केवल 2 सही है। यहाँ पर हमने देखना है कि 2 कहाँ पर है। 1 और 2 यहाँ पर ऑप्शन ए में भी है, और 2 ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी में भी है। तो यहाँ केवल सी में नहीं है और डी में भी नहीं है, तो इन दोनों में से देखना है कौन सा है। हमें ये पता है कि स्टेटमेंट 2 है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है, और स्टेटमेंट 3 यहाँ पर गलत है। स्टेटमेंट 3 यहाँ पर इसमें है, ये गलत है। ठीक है, इसका मतलब
स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही होगी और स्टेटमेंट 2 भी सही होगी। चित्रों और प्रतीकों का प्रयोग उसमें किया जाता था, ये भी सही है। यदि हमें ये नहीं पता है लेकिन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है हमने और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन भी करना है। सूची 1 में चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और सूची 2 में है उनके साथ संबंधित। ठीक है, संगीत में स्रोत्र हैं, स्रोत्र और कर्मकांड, तंत्र मंत्र और वशीकरण। को यदि इनमें से किसी एक के बारे में पता है तो आप उसका आंसर लगभग 50% तो कर लोगे। जहाँ पर देखिए सामवेद जो है संगीत में स्रोत होते हैं, इसमें संगीत के बारे में जानकारी सामवेद में आपको मिलती है। ठीक है, और जो अथर्ववेद है ये तंत्र मंत्र और वशीकरण से संबंधित है। ठीक है, तो सी का 1 और डी का 3, सी का 1 और डी का 3 यहाँ पर है ऑप्शन ए में। ठीक है, यहाँ पर केवल इसमें ही है, तो राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन ए। तो ऋग्वेद में आपको प्रार्थनाएं मिलेंगी। ठीक है, और जो यजुर्वेद है ये कर्मकांड से संबंधित है। ठीक है, यज्ञ वगैरह इसी से संबंधित हैं, तो राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूचियों के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऑप्शन से महत्वपूर्ण पशु, महत्वपूर्ण देवी, महत्वपूर्ण वृक्ष, महत्वपूर्ण भवन। तो स्नानघर, वृषभ, मातृ देवी या फिर पीपल। आसान प्रश्न है, बच्चे भी कर लेंगे इसको, मिलाइए। तो महत्वपूर्ण जो पशु है वो कौन सा है, वो है वृषभ। ठीक है, और महत्वपूर्ण देवी जो है ये है मातृ देवी, और महत्वपूर्ण वृक्ष जो होता है पीपल की बहुत पूजा होती है, और महत्वपूर्ण भवन जो है ये स्नानघर होते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। बहुत अच्छा प्रश्न है। हड़प्पा कालीन सभ्यता मुख्यतः निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में केंद्रीभूत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी कौन कौन से एरिया में फैली हुई थी, यहाँ पर देखना है। देखिए पंजाब में भी आपको बहुत सारे स्थल मिलेंगे इसके, राजस्थान में भी और गुजरात में भी। ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्हीं में है। उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा स्थल नहीं मिलता है, दिल्ली में भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी बात हुई है, ये भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन केवल यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल समकालीन समुद्रिक गतिविधियों से संबंधित नहीं है? जहाँ से समुद्र के रास्ते में पार नहीं होता था, इनमें से कौन सा ऐसा स्थल है? लोथल, बालाकोट, सोकताब कोव, देसलपुर। ठीक है, देखिए लोथल से तो होता है, लोथल में डॉकयार्ड मिलेंगे, बालाकोट में भी आपको डॉकयार्ड मिलेंगे, और सोकता कोव में भी आपको मिलेंगे। जो देसलपुर है यहाँ से कोई भी व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित काम नहीं होता था, जो समुद्र के रास्ते होता था। ठीक है, राइट ऑप्शन डी। हड़प्पा सभ्यता की 2 सबसे महत्वपूर्ण फसलें कौन सी थी? ठीक है, ये देखना है हमने। गेहूँ, जौ, तिल और सरसों, धान और मटर, कपास और गन्ना। हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फसलें थी वो थी गेहूँ और जौ। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों की सर्वसामान्य विशेषताएं क्या थी? ऑप्शंस हैं पकाई गई ईंटों और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग, विस्तृत जल निकास प्रणाली, दलदल और जंगली जानवरों का पाया जाना। ठीक है, क्या ये है? ऑप्शन बी है जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु और कृत्रिम सिंचाई। क्या ये है? क्या ये सिंधु सभ्यता में होती थी? ठीक है, और मारूभूमि, नदियाँ, प्राणी विज्ञान की विशेषताएं। ठीक है, और भवन निर्माण, नगर योजना और शवधा प्रणाली। क्या ये इसकी विशेषता थी? तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो विशेषता रही है वो रही है पकाई गई ईंटों, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग, जल निकास प्रणाली वहाँ पर थी, दलदल और जंगली जानवरों का पाया जाना था। ठीक है, केवल ए स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा संस्कृति की सुदूर पश्चिमी बस्ती थी? सबसे पहले ये नोट करिए, पश्चिमी बिल्कुल वेस्ट में पड़ने वाली ऐसी कौन सी बस्ती है? ठीक है, लोथल है, सुतकांगेडोर है, रंगपुर है या फिर मांडा। देखिए आप यहाँ पर मैप में देख लीजिए, बिल्कुल भी आपको क्लियर स्पष्ट नजर आएगा कि सबसे बिल्कुल वेस्ट में पड़ने वाली जो बस्ती थी वो थी सुतकांगेडोर। ठीक है, और आपको ये भी बता दूं बिल्कुल जो साउथ में पड़ती है, साउथ में पड़ने वाली है वो है दायमाबाद। वेस्ट में पड़ती है सुतकांगेडोर। बिल्कुल आप नॉर्थ में जाएंगे तो नॉर्थ में पड़ेगी आपको मांडा। ठीक है, याद रखिए, कई बार मिलान के लिए पूछ लिया जाता है। और बिल्कुल ईस्ट में पड़ने वाली है वो है आलमगीरपुर। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। बहुत आसान प्रश्न है। हड़प्पीय सीलों का सबसे ज़्यादा प्रचलित प्रकार कैसा था? चौकोर, गोल, बेलनाकार या फिर अंडाकार। जो हड़प्पीय सीलें हैं
उनका सबसे ज़्यादा प्रचलित जो आकार था वो था ऑप्शन ए चौकोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? बरनावाली से, कालीबंगा, राखीगढ़ी या फिर रंगपुर से? पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है, वो होता है हमें ऑप्शन ए बरनवाली से। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत था? ऑप्शंस हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा या फिर कालीबंगा। जो एरिया वाइज सबसे बड़ा क्षेत्र हमें मिला है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं और सूची 2 में वो कौन कौन सी नदी के किनारे पर बसी हुई हैं, यहाँ पर आपने मिलाना है। आप मेरे साथ इनको मिलाते जाइए। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे पर। ठीक है, और हड़प्पा, हड़प्पा आपको रावी नदी के किनारे पर मिलेगा। ठीक है, और लोथल और रोपड़। ठीक है, रोपड़ कौन सी नदी के किनारे पर है? रोपड़ है सतलुज नदी के किनारे पर। और लोथल जो गुजरात में पड़ती है, यह है भोगवा नदी के किनारे पर। और कालीबंगा आपको मिलेगी घग्गर नदी के किनारे पर। ठीक है, और आलमगीरपुर आपको मिलेगा हिंडन नदी के किनारे पर। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3 और ई का 6 और एफ का 5। राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। बहुत आसान प्रश्न है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी है? स्नानगार, अन्नागार, ईंटों से बना हुआ भवन या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। मोहनजोदड़ो से बेसिकली हमको सबसे बड़ी जो इमारत मिली है वो है अन्नागार। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुरकोटड़ा बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, हड़प्पीय साइट है सुरकोटड़ा। किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के लिए घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं या फिर युगल शवाधान के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, या इनमें से उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। ठीक है, और सुरकोटड़ा बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, यहाँ पर हमें घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी। सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहाँ पर मिलते हैं? यहाँ पर कुंभकारों ने अपने भट्टे लगा रखे थे, उसके अवशेष हमें कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा में से, कालीबंगा में से, मोहनजोदड़ो में से या फिर लोथल में? देखिए, भट्टों के जो अवशेष मिले हैं वो मिलते हैं ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो से। राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। सैंधव सभ्यता के निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन सा था? कुत्ता, सांड, घोड़ा या फिर ऊंट? देखिए, सिंधु सभ्यता के निवासियों का सबसे जो प्रिय पशु था वो था ऑप्शन बी सांड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए। सैंधव सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य कथन है? यहाँ पर देखना है कौन सा कथन गलत है। ऑप्शंस हैं, ये लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो लकड़ी के हल का प्रयोग बिल्कुल करते थे। और ऑप्शन बी है, सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु निवासियों को ही जाता है। ये भी सही कथन है। नहरों द्वारा सिंचाई की जाती थी, क्या ये सही है? कोठार सिंधु संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग थे, जी बिल्कुल सही है। जो कोठार थे सिंधु संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग थे, लेकिन सिंधु सभ्यता के दौरान हमें कहीं भी ऐसे साक्ष्य नहीं मिलते हैं यहाँ से नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती हो। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन होगा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये थे टोटल 60 क्वेश्चन। ठीक, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रश्न आसान थे और कुछ काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो उम्मीद है आपने सारे के सारे इन सारे प्रश्नों को अटैम्प्ट किया होगा और अपने एग्ज़ाम के लिए आप अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर कर रहे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस एंड वंडरफुल डे।